नमस्कार, मैं हूं राजदीप तोमर और आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का कार्यक्रम वाह वाह क्या कहने। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं साहित्य, काव्य और संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ बातों पर और आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिसे आप सुनना और देखना पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यशस्वी पूर्व में गजलकार और वर्तमान में सजल विधा के प्रवर्तक एवं सजल सर्जना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गहलोत जी, जो कि मथुरा के KRPG कॉलेज में हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर अनिल गहलोत जी से। नमस्कार, मैं अनिल गहलोत जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं और हमें आपको सुनने और जानने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक जानें कि आप कहाँ से हैं। मैं मथुरा में रहता हूँ और मथुरा KR कॉलेज, किशोरी रमन कॉलेज, वहाँ का विख्यात आगरा यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसमें हिंदी विभाग में मैं सेवा करता रहा हूँ। वहाँ से सेवानिवृत्त हूँ। हिंदी विभाग में मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुआ 2010 में और मथुरा में ही रहता हूँ। अच्छा, कुछ परिवार के बारे में, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? देखिए, अब हम अपने परिवार की जो वर्तमान इकाई की बात करें तो मेरे 2 बेटे 1 बेटी हैं और वो शिक्षा में ही कार्यरत हैं। तीनों PhD हैं। बड़ा बेटा मेरा फिजिक्स में MSc और PhD है और दूसरा उससे छोटा दूसरा बेटा है जो ज्योग्राफी से PhD है। फर्स्ट क्लास हैं ये बच्चे। बेटी मेरी इंग्लिश में PhD है और वो मथुरा में ही टीचर है इंटर कॉलेज में। तो इस तरह से ये परिवार है। और मेरा जो पिछली पीढ़ी की बात आप करते हैं तो हमारे फादर 4 भाई थे और ब्रिटिश पीरियड में चारों भाई बड़े, ये नाम था हमारे गांव का, सगे भाई जज, कलेक्टर, कानून, तहसीलदार। मेरे ताऊ डिस्ट्रिक्ट रहे, चाचा जी मेरे कमिश्नर, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे। फादर मेरे रजिस्ट्रार कानून थे और हमारे सबसे छोटे चाचा जी थे वो तहसीलदार थे। इस संक्षेप में हमारा गांव यहाँ से हाथरस ज़िले में ही है, सिकंदराबाद तहसील में, और हमारा वहाँ ज़मीन है, बाग है, तो ज़्यादातर हम वहाँ रहते हैं, जाते रहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी, जो जिन लोगों को नहीं भी मालूम है कि पूरा शिक्षा में आपका परिवार रहा है और शुरू से लेकर अभी तक। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिखने का, आपने कब से इस लिखना जो प्रारंभ आपका जो हुआ वो कब से? देखिए, ऐसा होता है कि परिवेश जो होता है उसका प्रभाव होता है और बीज तो प्रतिभा का होता है, लेकिन वो बीज कुंठित रह जाता है बहुत सारे लोगों का, नहीं मुखर हो पाता जब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं मिलती। जैसे बीज धरती में पड़ा हुआ है, अगर उसमें प्रॉपर टाइम पर पानी और वो सब नहीं मिले तो वो नहीं उगता है। तो ये था कि ये बीज रहा होगा हमारे अंदर। और लेकिन हाई स्कूल क्लास में जब हम इंटर कॉलेज में थे तो कवि सम्मेलन तब बड़े स्तर पर हुआ करते थे। तो कवि सम्मेलन में हमने कवियों को सुना, जिसमें हमारे ये मानक जो हमारी पसंद थी तो बलवीर सिंह रंग और ये नीरज जी, ये उन कवियों में हैं जिनको हम पसंद करते थे। तो ये कविता सुनने से और फिर कविता पढ़ने से ये प्रेरणा बनती है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो ये हुआ। जैसा कि हमें मालूम है कि पूर्व में आप गज़ल लेखक रहे हैं, गज़लें आपने लिखी हैं और फिर एकाएक गज़ल से आपकी दूरियां बनी और एक नई विधा आप लेकर आए, तो उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। ये बहुत अनायास, और मैं कहता हूँ ये सरस्वती माँ की प्रेरणा से हुआ लगता है मुझे, क्योंकि कोई प्रयोजन मेरा ऐसा कभी नहीं था। और बल्कि मैं गज़ल या उर्दू में जो हम सब लोग लिखने के आदी हैं, तो ये हमें बहुत, हम उसके फ़ैन थे। मतलब उर्दू हमको बहुत पसंद रही हमेशा, आज भी पसंद है, कोई उससे विरोध नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद, अवकाश सेवानिवृत्ति के पश्चात, और ये हुआ कि हमने 62 की एज पर रिटायर हुए और 3-4 साल के बाद हमारी जो ग्रैंड डॉटर थी उससे वो पीछे पड़ी कि बाबा वैसा फ़ोन ले लीजिए। हम तो सादा फ़ोन रखते थे, हमसे ही चलाना भी नहीं आता था। तो मैंने कहा बेटा ले लेंगे, मैं क्या करेंगे, हम नहीं चला पाएंगे। तो खैर अंततः उसने ज़बरदस्ती फ़ोन खरीदवाया। फिर उसमें ग्रुप्स भी आने लगे, साहित्यिक ग्रुप्स वाले लोगों ने जो परिचित थे हमारे जी, उन लोगों ने मुझे कई ग्रुप्स में जोड़ लिया। फिर मैंने भी एक ग्रुप बना दिया, गज़ल है ज़िंदगी। गज़ल है ज़िंदगी नाम से ये ग्रुप शुरू हुआ था, जो आज सजल सर्जना नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जिस पर सजल चल रही है। पहले ये गज़ल है ज़िंदगी ग्रुप था। आप समझ लीजिए कि गज़ल मैं कितनी पसंद करता रहा हूँ जी। मेरे 4 गज़ल संग्रह भी आ चुके। 83 में सबसे पहला गज़ल संग्रह आया 1983 में, एक तारा नाम से,
वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, उससे मुझे ख्याति मिली और मुझे प्रेरणा भी बनी और लिखने की। खैर इसके बाद 2000 में गज़ल संग्रह आया एक पत्थर झील में। लेकिन जब हमने ये ग्रुप बना दिया तो इस ग्रुप पर जब गज़लें आईं और हमारी भी गज़लें औरों की भी आईं, तो इसमें यह रहा कि देखिए हिंदी गज़लकार हम जितने भी हैं ये सब जो है गज़ल का व्याकरण जो है उससे अपरिचित पूरी तरह से नहीं होते हैं, क्योंकि हम जब तक किसी उस्ताद शायर को गुरु न बनाएं और उससे बहरे गज़ल की न सीखें। बहर क्या है? बहर गज़ल की लय को नियंत्रित करने के लिए फॉर्मूले होते हैं उनके, बहरे कहते हैं वो उनको गज़ल वाले उस्ताद शायर, वो बहर सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हो ये रहा है कि इतनी भेड़चाल है हिंदी गज़ल की, इसको हिंदी गज़ल कहते रहते हैं, और वो ना हिंदी की कोई विधा है और न वो उर्दू गज़ल ही है, क्योंकि उसमें बहरे सीखते नहीं हैं, गलत गज़लें हम लोग कहते रहे। और उस गज़ल को ही हम जब उसकी आलोचना हुई, उर्दू वालों ने उसको खारिज किया कि ये भी कोई गज़ल है, इसमें 4 प्रकार की बहर है, तो हम लोग उसको ये कह के जस्टिफाई करते रहे कि ये तो हमारी हिंदी गज़ल है जी। अब मैं पूछता हूँ कि हिंदी गज़ल हो, चाहे वो फारसी गज़ल हो, चाहे वो चाइनीज़ गज़ल हो, लेकिन उसमें गज़ल का व्याकरण तो होना चाहिए। यदि बहरें आप नहीं जानते हैं तो उसको गज़ल कैसे कह दोगे ज़बरदस्ती? तो ये ज़बरदस्ती की चीज़ थी, ये मुझे खली। फिर मुझे भी होश ही आया कि अरे हम ये इसके मोह में गज़ल के में क्यों पड़े हुए हैं, हम अपनी इस गज़ल को छोड़ें, या तो हम किसी उस्ताद शायर को गुरु बनाएं और बहरे सीखें तब हम शुद्ध गज़लें कहें, नहीं तो उसको गज़ल हम नहीं कहेंगे। हम अपनी विधा बनाते हैं, अपनी विधा का निर्माण करें, हिंदी की अपनी विधा हो जो गज़ल जैसी कविता हो उसमें, लेकिन अपने व्याकरण के मानक हो, अपने भाषा के मानक हो, और अपनी सुविधा हिंदी की स्वतंत्र विधा होनी चाहिए। व्हाट्सएप पर ये चर्चा हुई, तमाम प्रोफेसर्स और समालोचक, समीक्षक, पत्रकार मेरे साथ हैं जो तब भी थे। कई लोगों ने उसको ये भी कहा कि अरे ऐसे तो नाम पहले भी बदले गए हैं, कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा हम नाम नहीं बदल रहे हैं, केवल नाम बदले गए हैं। अब तक नाम केवल कह दिया, स्वर्गीय नीरज जी ने सबसे पहले उसका नाम गीत का रखा जी। उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने कहा हम तो गज़ल नहीं कहते, हमारी तो गीत का है। चंद्रसेन विराट उसके बाद इंदौर के प्रसिद्ध कवि हैं, चंद्रसेन विराट जी ने उनके बाद ये अपना कहा कि हम हिंदी गज़ल, हम गज़ल जो नहीं कहते, हमारी तो मुक्तिका है, मुक्तिका नाम दिया उन्होंने, और वो गीतिका कहते रहे, वो मुक्तिका कहते रहे, लेकिन वो जो उन्होंने नाम दिए वो नाम पॉपुलर नहीं हो पाए और स्वीकृति उनको नहीं मिल पाई, और लोग उसको हिंदी गज़ल ही कहते रहे। और ये बात नीरज जी ने खुद स्वीकार की जब हम उनसे मिले थे सदल विधा की स्थापना करने के बाद, और प्रथम सदल सप्तक हमने निकाला तो उनसे मिलने गए, उनसे अभिमत लिया कि आप अपना हमें आशीर्वाद दीजिए और देखिए कि हम ये कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद ये कहा कि ये नाम तो सबसे पहले मैंने ही बदला था, गीत का नाम रखा था, लेकिन वो नाम नहीं चला, और अब मैं उसका कारण देख पा रहा हूँ कि तुमने ये विधा स्थापित की है और इसका व्याकरण और भाषा के मानक तय कर दिए, अब ये विधा स्थापित होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो उन्होंने अपना अभिमत और आशीर्वाद लिख के दिया। उन्होंने देखा कि हमने ये परिवर्तन किया है कि हिंदी गज़ल तो कहते रहे, लेकिन भाषा उसकी वही उर्दू वाली रही, वही गज़ल वाली भाषा हम लिखते रहे। दर्दे दिल, दिलो जान, जाने जाना, गमे ज़िंदगी, या खुदा, या इलाही, ये सब ज्यों का त्यों जो उर्दू गज़ल में है वो सब लिखते रहे। केवल देवनागरी लिपि में हिंदी में लिख दी तो उसको हिंदी गज़ल कहते रहे जी। और गलत गज़ल लिखी, बहर जानते नहीं थे, बहर हमसे आती नहीं थी। तो हिंदी वालों ने जो ये एक विसंगति उनके रचना में सृजन में रही, इससे ये हुआ कि वो न तो गज़ल में स्थापित हिंदी गज़ल हो पाई, और हिंदी की वो विधा थी ही नहीं, बिल्कुल वही उर्दू थी। तो हमने फिर ये सोचा कि भाई हम इसमें भाषा के मानक भी तय करें। लोगों ने कहा कि इसमें आप उर्दू वादित कर दीजिए, उर्दू कोई नहीं लिखेगा। मैंने कहा नहीं, देखिए हम ये कहते हैं कि हम यहाँ थोड़ा शिथिलता रखते हैं, और शिथिलता नहीं रखते बल्कि वो एक यथार्थ बात है कि प्रयोगशीलता भाषा को तय करती है। प्रयोगशीलता से अन्य भाषाओं के शब्द भाषाएं ग्रहण करती हैं। भाषा रुके हुए तालाब की तरह नहीं होती, सरोवर की तरह नहीं है। भाषा का जल तो स्रोतस्विनी सरिता की तरह होता है, बहती हुई होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो हिंदी ने अनेक अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण कर लिए हैं, केवल अरबी फारसी के ही नहीं, अंग्रेजी के शब्द भी। एक साधारण किसान कह देता है मैं लेट हो रहा हूँ, सही है, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, मैं लेट है मैं तो, अच्छा वो लेट बोलता है। वो कहता है मेरा मूड खराब मत करे, मूड जान गया किसान, उसकी भाषा बन गया।
भाषा का अंग बन गया। तो अनेक शब्द ऐसे हैं जो हमारी भाषा में रोजाना की प्रयोगशीलता से हमारी भाषा हिंदी के शब्द हो गए हैं। ऐसे ही उर्दू के वे शब्द जो एक घर परिवार में हम लोग बोलते हैं वो हमारी भाषा के शब्द हुए। हमको उर्दू नहीं मानते, वो हमारे हिंदी के शब्द हुए। हम दिल भी बोलते हैं, हम दर्द भी बोलते हैं, हम जिंदगी भी बोलते हैं, हम गम भी बोलते हैं, तो ये हिंदी के शब्द हो गए। हाँ, हम ये कहते हैं कि वहाँ गमी में जा रहे हैं, हम ये नहीं कहते गमी में जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, हम कहते तूने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी जी। तो हम नुक्ता नहीं बोल रहे, नुक्ता हमने उर्दू का मान दिया, यानी हिंदी सजल की भाषा में नुक्ता अमान्य कर दिया। नुक्ता नहीं लगाएंगे आप। नुक्ता जो अक्षर अक्षर के नीचे बिंदी लगाते हैं जी। गम को गम बोलते हैं, इसके लिए बिंदी लगती है, वो उर्दू की है। हमने तो आई काखा काका में कहीं मुझे नुक्ता पढ़ा ही नहीं है जी। हमारी हिंदी में नुक्ता है ही नहीं, और सजल हिंदी की विधा है तो हम इसमें नुक्ता क्यों लगाएं? हमने नुक्ता अमान्य कर दिया। दूसरी बात, उर्दू की भाषा, उर्दू की बोलचाल में दर्द दिल, दिलो जान, जाने जाना, मकान, निशान, ये सब बोला जाता है। हमारे हिंदी वाले लोग, हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं बोलते। दर्द दिल कभी नहीं कहते, दिलो जान नहीं कहते। हम दर्द का, दिल का दर्द तो कहते हैं जी। दिल और जान बोलते हैं, दिलो जान नहीं बोलते। हम जिंदगी बोलते हैं, हम गमे ज़िंदगी नहीं बोलते, ज़िंदगी का गम तो बोल सकते हैं, बोलते हैं। दूसरी चीज़, हम जो है अपने आपस की बोलचाल में मकान, निशान ये नहीं बोलते, मकान बोलते हैं, निशान बोलते हैं, जहान बोलते हैं, ठीक है, जहान ही बोलते हैं हम। तो हम जो आपस में अपने घरों में हिंदी भाषी लोग बोल रहे हैं, जितने शब्द उर्दू के जिस प्रकार से उनको हिंदी का मान लिया गया, वे मान्य कर दिए। और जो उर्दू की भाषा के अपने शब्द हैं, उनकी बोलचाल के शब्द हैं, उनकी जो शैली है, उनकी जो सामासिक बोलने की शैली है, उसको हमने उर्दू का मान करके बाधित कर दिया। तो इस तरह से एक उर्दू और हिंदी की जो विभाजन रेखा इस सजल ने पहली बार खींची, सजल विधा ने पहली बार हिंदी और उर्दू की ये व्यावहारिक स्तर पर, प्रयोगशीलता के स्तर पर एक विभाजन रेखा खींची, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और लोग हमसे जुड़ते चले गए। आज हिंदी सजल विधा के लिए पूरा अपने 10 हिंदी भाषी प्रांत जो हैं वो तो अपने साथ जुड़े हुए, वहाँ के रचनाकार लगे हैं। और जो उर्दू लिखने के आदी थे, उर्दू जिनकी कलम से टपकती थी, वो अब थोड़ा रोक करके कलम को चलाने लगे और हम लोग हिंदी की ओर लौटे हैं। यही सजल का बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी है, सजल विधा की, कि हमने लोगों को हिंदी की ओर लौटाने में कामयाबी हमें मिली। बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली कि एक नई विधा के जनक हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक बिल्कुल हिंदी भाषा के लिए, हम ये कह सकते हैं इसे, अगर आगे भविष्य में जब कभी चर्चाएं होंगी, हिंदी भाषा को एक अच्छा सम्मान दिलाने की जिन लोगों ने भी प्रयास किए, उनमें शायद आपका भी नाम लिया जाएगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं। और क्योंकि आपने ये प्रयास पूरे देश भर में चलाया और 10 राज्य आप बता रहे हैं जुड़े हैं, और वहाँ के बहुत योग्य लोग हैं जो अच्छे लिखने वाले लेखक हैं वो जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम लोगों को एक बहुत बड़ा बदलाव जल्दी देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ वैसे मैं, क्योंकि अब सजल क्योंकि हो गई है तो मेरे समझ से गज़ल का जिक्र नहीं आना चाहिए। इसमें मैं पहले आपसे निवेदन ये करूँगा कि सजल विधा व्हाट्सएप पर चली, स्टार्ट हुई, और ये 5 सितंबर 2016 को सजल विधा का हम लोगों ने पदार्पण हिंदी साहित्य में कराया। व्हाट्सएप पर हम लोगों ने घोषणा की कि हिंदी साहित्य में सजल विधा के मानक तय कर दिए गए और सजल विधा हिंदी, आज उसकी पदार्पण की घोषणा विधिवत हम करते हैं। अब ये था, प्रश्न आया कि केवल हम व्हाट्सएप पर इसको करते रहें तो इससे कोई विधा स्थापित नहीं हुआ करती, न लोगों तक पहुँचती है। तब फिर ये हम लोगों ने तय किया कि कुछ प्रकाशन साहित्य का, सजल का साहित्य जब तक नहीं होगा जी, तब तक उस पर क्या चर्चा और क्या समीक्षा समालोचना होगी, ना उसको कोई मान्यता मिल पाएगी। तो सजल को अगर पहुंचाना है तो यथार्थ के धरातल पर उसको पहुंचाना है। तो फिर हमने विचार किया कि सजल विधा की पुस्तकें निकाली हैं। तो हमारी सजल सृजना समिति रजिस्टर्ड हुई। सजल सृजना समिति में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे वो सब तन मन धन से लगे। अनेक साहित्यकार जो हिंदी के लिए समर्पित थे, और अनेक ऐसे लोग जो कविता नहीं भी करते हैं, ऊंचे पदों पर रहे, वो भी हमारे ग्रुप में थे। तो ऐसे लोग भी जो कविता नहीं करते हैं लेकिन वो हिंदी के उत्थान के लिए हमारे साथ आए
तो पहले साल में ही हमारा 5 सितंबर 2016 के बाद जब समिति रजिस्टर्ड कराई गई, ठीक 5 सितंबर 2017 को, एक साल बाद, तब तक एक सजल सप्तक प्रकाशित हमने किया। सप्तक क्या होता है? देखिए, हिंदी साहित्य में नई विधा पहले एक स्थापित जब आई, काव्य विधा, नई कविता जी, जिसको मुक्त छंद कविता कहते हैं, जिसमें छंद नहीं होता। तो मुक्त छंद होता है, छंद तो होता है पर वो तुकांत जो छंद पारंपरिक रहे हैं उस तरह के छंदों से हटकर एक लयात्मक रूप से कविता करने का जो एक ये परंपरा चलाई, ये अज्ञेय जी ने चलाई। अज्ञेय जी ने नई कविता को स्थापित करने के प्रयास में तार सप्तक निकाले थे। तार सप्तक, उसका नाम दिया तार सप्तक जी। उसमें 7 कवियों को लिया उन्होंने, उनकी कुछ कविताएं उन्होंने संग्रहित की और संग्रह निकाली। तो उन्होंने इस तरह से तार सप्तक 3 निकाले कई वर्षों के अंतराल में। 17-18 वर्षों के अंतर में वो 3 सप्तक उन्होंने तार सप्तक निकाले थे और नई कविता स्थापित हुई हिंदी साहित्य में। तो हमने कहा हम सजल सप्तक निकालेंगे। तो 1 वर्ष के अंदर एक सजल सप्तक निकाला। 7 कवियों को उनकी 11-11 सजलें थीं। इस बीच हमारा जो ग्रुप चलता था, सजल सर्जना जिसका नाम कर दिया था, उस ग्रुप में सजल लिखने का अभ्यास लोग बराबर करते रहते थे। और बहुत सारे हमारे साथियों ने अपनी जो पुरानी अप्रकाशित गज़लें पड़ी हुई थी, जो अच्छे गज़लकार रहे, उनको जो हमारा व्याकरण था उसके अनुरूप उनमें संशोधन करके और अपनी सजलें तैयार की। तो 1 साल के अंदर 3 सजल संग्रह आ गए, एकल 3 कवियों के सजल संग्रह 3 आ गए और एक सजल सप्तक आया। इनका विमोचन ठीक 1 साल बाद 5 सितंबर 2017 को मथुरा में सजल महोत्सव आयोजित किया गया, प्रथम सजल महोत्सव, उसमें इनका विमोचन हुआ। और नीरज जी को उसमें हमने मुख्य अतिथि बनाया, क्योंकि उन्होंने विधा को प्रोत्साहन दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो उनको हमने अपने सजल महोत्सव का, प्रथम सजल महोत्सव के मुख्य अतिथि नीरज जी रहे। तो वहाँ 3 किताबों का लोकार्पण हुआ। इसके बाद हर 6 महीने बाद हम सजल महोत्सव करते हैं। अभी तो 3 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, अभी 2.5 साल हुआ है। तो एक अर्धवार्षिक सजल महोत्सव मथुरा में हुआ। उसके बाद वार्षिक सजल महोत्सव सितंबर में गत वर्ष बनारस में हुआ, जिसमें चंद्रसेन विराट जी, जो सजल को से सहमत देर में हुए, वो पहले कहते थे कि इसमें लय को कैसे परिभाषित करेंगे आप जी, इसमें लय में आपने बहरें नहीं रखी हैं। तो हमने उनको समझाया कि ये गज़ल नहीं है, गज़ल होती तो हम बहर रखते, हमारी गज़ल नहीं, हमारी सजल है। लय की बात आप करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि विराट जी, हर गेय कविता, जो गाने वाली कविता गेय होती है, वो किसी न किसी छंद में होती है, कोई न कोई छंद उसमें रहता ही रहता है। अब कौन सा छंद है ये रचनाकार जाने, और उसमें जब छंद है तो कोई लय निश्चित रूप से सही शुद्ध लय होती ही है। हम बहरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हमने केवल ये कहा कि हमारा पूरी सजल में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही, हर पद की लय एक ही हो, एक ही समान लय होनी चाहिए, बस इतना मानक हमारा है, हम बहरे नहीं रखेंगे। करीब 4-5 महीने बाद वो इस बात से सहमत हुई। और फिर हमारा जो देश के प्रतिनिधि सजलकार संकलन निकाला है हमने जी, उसमें चंद्रसेन विराट जी ने भी अपनी 2 सजलें दी और सहभागिता राशि 1200 रुपये अपने भेजी। तो वो फिर सजल से सहमत हो गए। और जब वो सहमत हो गए तब हमने दूसरे वार्षिक सजल महोत्सव में उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया बनारस में। वो बनारस में आए थे और उनको वहाँ सजल ऋषि की उपाधि, सम्मान उपाधि भेंट की। तो वो भी फिर हमारे साथ आए। इसके अलावा ये 77 लोग सजलकार इसमें संग्रह में हैं। देश के प्रतिनिधि सजलकार, ये हमारी पुस्तक है। तो बिल्कुल हम चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। ये संकलन, ये निकला संकलन। तो ये देश के प्रतिनिधि सजलकार, तो इसमें 77 लोग हैं जो स्थापित गज़लकार रहे हैं कभी और फिर सजल में सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त नवोदित लोग भी हैं, नए सजल में आने वाले युवा कवि भी हैं जो सजल सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, और 2-2 सजलें सबकी इसमें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसके साथ ही साथ बीच में सजल सप्तक 2 और 3 प्रकाशित हो चुका था मथुरा वाले कार्यक्रम में। बनारस वाले में इसके साथ सजल सप्तक 4 और 5 प्रकाशित किया गया। 3 पुस्तकों का लोकार्पण वहाँ पर बनारस में किया गया था, एक देश के प्रतिनिधि सजलकार का और सजल सप्तक 4 और 5 का।
इसके बाद अब ये हमारा इस बार का जो अर्धवार्षिक सजल महोत्सव है ये 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर में 21 अप्रैल को अर्धवार्षिक सजल महोत्सव हो रहा है। इसमें सजल सप्तक 6 और 7 प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार 3 वर्ष के अंदर ही हमारे 7 सजल सप्तक आ गए और हर सप्तक में नए रचनाकार हैं, पुराने रचनाकार को रिपीट नहीं किया गया है। इस प्रकार बहुत तेजी के साथ लोग सक्रिय हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें डॉक्टर एनएल गहलोत जी से जानने को मिली और बहुत सारी बातें अभी जानने से हम रह गए हैं, लेकिन समय के बंधन के चलते हमें आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। बचे हुए कार्यक्रम को एक बार फिर हम आपके बीच में अगले एपिसोड में लेकर आएंगे और आपकी एक बार फिर से मुलाकात कराएंगे डॉक्टर अनिल गहलोत जी से। तब तक के लिए आप हमें दें इजाजत और देखते रहें TV30 इंडिया। कहा है कि है धुआं बारूद का और आग की लपटें, और लिख सके तो इस फिजा को आसमानी लिख सके तो इस फिजा। आदमी को आदमियत की किताबें क्या, आदमी को आदमियत मुँह जवानी लिख। वाह वाह। अब हमारे गांव को भी राजधानी लिख। हाँ। अब हमारे आ जाए देश की सरहद के खाते में जवानी लिख। देश की सरहद के खाते में जवानी। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।